तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इमरोज़ मिल्की आईएएस अकेडमी में। हम लोगों ने साइंस को कंटिन्यू किया हुआ है। साइंस में अभी हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं और बॉटनी में हम लोग शैवालों पे डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर से हम लोगों ने शैवालों के लाभदायक महत्व पे डिस्कशन को कंटिन्यू किया हुआ है और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि शैवालों का लाभदायक महत्व हम लोग कई बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा पहला बिंदु था जिसे मैंने कैपिटल ए हेडिंग दिया था और मैंने लिखा था कि शैवालों का पहला जो महत्व हम लोग देखेंगे भोजन के रूप में। और भोजन के रूप में भी मैंने बताया था कि ये कई लोगों के भोजन के रूप में बने। इसमें मैंने ये पहला बिंदु हेडिंग डलवाया था कि मानव भोजन के रूप में, ध्यान रखें ये, फिर उसमें पहला डलवाया था हम लोगों ने कि मानव भोजन के रूप में। मैंने बताया था कि शैवाल मानव भोजन के साथ साथ पशु भोजन के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो पशु भोजन फिर जलीय जो जंतु जैसे मछली हो गया और जल में रहने वाले और जंतुओं के भोजन का भी इस्तेमाल जो है कि शैवालों से जंतु जो है शैवालों का इस्तेमाल भोजन के रूप में करते हैं। इस वजह से हम लोगों ने पहला हेडिंग देख लिया, मानव भोजन के रूप में कौन कौन से शैवाल इस्तेमाल में होते हैं। तंबाकू की तरह इस्तेमाल किया जाता है और जो है कि मसाले की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जापान में शैवालों से बिस्किट बनाया जाता है और चाय में डाल करके इस्तेमाल किया जाता है। सूप बनाया जाता है पोरफायरा शैवाल से। यूरोप का सबसे महंगा सूप माना जाता है पोरफायरा शैवाल से बना हुआ। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि और भी कई सारे शैवाल हैं जिनमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग मानव भोजन के रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में भी होता है। जब ही इनडायरेक्ट की बात होगी इसका मतलब वो फूड वेब का हिस्सा बन जाएगा, खाद्य जाल का हिस्सा बन जाएगा और खाद्य जाल के रूप में वो हमारे भोजन का एक पार्ट बन जाएगा। यानी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, जैसे मछलियाँ खाई शैवाल को, मानव ने खा लिया मछलियों को, तो शैवाल किसी न किसी तरीके से वो मछलियों के माध्यम से मानव के पास पहुंच जाता है। तो शैवाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में मानव के खाद्य जाल का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। हालांकि भारत में थोड़ा कम है, लेकिन बाकी देशों में जाएंगे, चीन में, जापान में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, स्कॉटलैंड में, दक्षिणी अमेरिका के कई सारे देशों में, तो वहाँ पे शैवाल को भोजन के रूप में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। लोग सैलड बनाते हैं, शैवाल का सलाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। रोडोमेनिया शैवाल मैंने बताया था कि तंबाकू की तरह उसको चबाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ लोग तंबाकू चबाते हैं, वो तंबाकू का सब्स्टिट्यूट है, उसको चबाते हैं, वहाँ पे वही तंबाकू का काम करता है। ऐसे बहुत सारे शैवालों पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने बताया था कि शैवालों को लेकर के जितने भी प्रश्न पूछे जाते रहे, मैक्सिमम प्रश्न आपको इसी टॉपिक से मिल जाएगा। शैवालों का लाभदायक महत्व और हानिकारक महत्व, 3-4 हानिकारक चीजें हैं। ज्यादातर शैवाल लाभदायक महत्व के ही है, मैक्सिमम शैवाल। इस वजह से ज्यादा पढ़ना होता है हम लोगों को लाभदायक महत्व में, हानिकारक में बहुत ही कम पढ़ना होता है। 2-3 बिंदु पढ़ेंगे, हानिकारक वाला समाप्त हो जाएगा। लेकिन लाभदायक में कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में अलग अलग टॉपिक बिंदु बना करके, अलग अलग हेडिंग डाल करके हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। तो मानव भोजन के रूप में शैवालों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब बचा हुआ है पशु चारे के रूप में या पशु भोजन के रूप में। कई जगह, कई देशों में शैवालों का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। उन्हें भूसा या चारे की भांति इस्तेमाल करते हैं। भूसा समझ पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं लिखवाता हूँ। देखिए 2 वर्ड इस्तेमाल होता है। एक होता है भूसा, जो लोग गाँव के होंगे वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि भूसा किसे कहा जाता है। भूसा से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है, इसे बोलते हैं हम लोग पुआल बोलते हैं, पुआल। हम लोग तो गाँव में इसे ठेठ भाषा में बोला जाता है पुअरा बोलते हैं। किताबों में और बाकी जगहों पे ऐसे देखेंगे तो तकनीकी रूप से जो शब्दावली वो पुआल है, लेकिन गांव में आप लोग पता है कि टोन थोड़ा सा अलग होता है हर एरिया का, तो ये बोलते पुअरा बोलते हैं। भूसा को तो भूसा ही बोला जाता है हर जगह। और एक शब्द और आता है जिसे बोलते हैं कन्ना, कन्ना। ये तीनों चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। जो लोग गांव के होंगे ये तीनों शब्दों से परिचित होंगे, बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर होंगे। परिचित का होंगे, फैमिलियर होंगे, ये इनके साथ खेले होंगे, भूसा पुआल कन्ना के साथ इनमें छुपे होंगे, इन पर कई प्रकार के खेल खेले होंगे। जो लोग शहर के हैं उनके लिए दिक्कत होता है, वो पेड़ भी पहचानने से मना कर देते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि किस चीज़ का पौधा है, ये धान का पौधा है या गेहूँ का पौधा है ना। तो उन्हें लगता है कि धान गेहूँ का पौधा बिल्कुल आम और अमरूद के पौधे की तरह होता है, बहुत बड़ा बड़ा। तो देखो जो भूसा होता है बेसिकली, ये भूसा तैयार किया जाता है, गेहूं के पौधे से भी तैयार होता है और धान के पौधे से भी तैयार होता है भूसा, दोनों पौधे से तैयार होता है भूसा। जो पुआल होता है वो सिर्फ और सिर्फ धान के पौधे से ही तैयार होता है, पुआल ध्यान रखिए। कन्ना जो होता है वो चावल से तैयार होता है, चावल यानी कि धान से तैयार होता है। सॉरी, जब चावल बनाते हैं तो धान से तैयार होता है। कैसे होता है इसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाता है कि इसका प्रयोग मैं अभी करूंगा कि भूसे के रूप में इस्तेमाल होता है शैवालों का। तो आप इन तीनों शब्दों को जुड़े हुए जानिए। मान लीजिए ये हमारा पौधा है, सपोज करिए ये पौधा है, पौधे में ये फल लगे हुए हैं और ये मान लीजिए कि ये गेहूं का पौधा है, ठीक है। ऐसे ही धान का भी पौधा होता है, मान लीजिए फल लगे हुए हैं, धान का पौधा है। जब पक जाता है, ये पौधे में लगे हुए फल जब पक जाते हैं तो इसका मतलब फल सिर्फ नहीं पकता है, पीला नहीं होता है, पूरा पौधा ही पीला हो जाता है।
कभी आप देखेंगे धान और गेहूं के पकने का समय जब आएगा, जैसे गेहूं पकने का समय होता है मार्च अप्रैल में, उसमें जाके देखेंगे तो पूरा पौधा पीला हो जाता है, उसमें जो लगे हुए गेहूं के फल हैं वो भी पीला हो जाता है। इसी प्रकार शुरू में क्या होगा, जब लगेगा तो हरा रहेगा, लेकिन जब पकना होता है तो पौधे के साथ फल भी पकता है। ऐसे ही धान में भी होता है, पूरा पौधा जब पकना होगा तो पूरा पौधा पीला होने लगेगा, तो लोगों को लग जाता है कि अब ये फल पक रहा है, अब इसको काटने का समय आ गया है। तो पहले क्या होता था कि दोनों हाथ से कटता था, पहले हाथ से कटाई होती थी, अब तो मशीन आ गया है, सीधे सीधे खेत में जाके काट दे रहा है। पहले हाथ से कटाई होती थी और हाथ से काट करके गठरी बनाया जाता था, है ना। जैसे मान लीजिए धान काटा गया, कई सारे धान के पौधे एक जगह इकट्ठा करके इस गठरी बना के बांध दिया जाता था। इस गठरी को बोला जाता है बोझा, इस गठरी को बना जाता है बोझा बोला जाता है। अब ये गठरी ले जा करके एक दूसरे जगह बड़े से खेत में जहाँ साफ सफाई कर दिया जाता है, खेत को लीप पोत दिया जाता है ना, पोतनी होती है, पोताई होती है, चिकना कर दिया जाता है ताकि धान उन यहाँ गिरे तो सुरक्षित रहे। खेत में रहेगा तो खेत में बहुत सारी दरारें हैं, धान गिरेगा तो सब दरारों में घुस जाएगा, इसलिए इस खेत को पूरा चिकना बनाया जाता है फर्श की तरह, और फिर यहाँ पे ले जा करके एक किनारे पर धान के जो ढेर सारे जितने भी खेत में जितने बड़े बड़े बोझे बनाए जाते हैं उन बोझों को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाता है। धान के भी मैं बातें कर रहा हूँ, भूसे की बातें, गेहूं की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं धान की बात कर रहा हूँ। धान की गठरी को एक जगह एक खेत से उठा करके पूरा गठरी बना बना करके यानी बोझा बना बना करके एक जगह रख दिया जाता है। पहले क्या होता था, अभी तो मशीन आ गया है आधुनिक समय में, इधर 2-4 सालों से खूब मशीनों का प्रयोग हो रहा है ज़्यादा। पहले क्या होता था, अब इन गठरियों को जो ये बोझा बना हुआ है, इन बोझा को यहाँ से उठा करके रखते थे, यहाँ फैला देते थे, पूरा बोझा को बड़ी मात्रा में फैला देते थे बड़े एरिया में। फिर 1-2 दिन छोड़ देते थे कि धूप लग जाए, धूप लगने से और कड़क हो जाएगा। फिर उसके ऊपर ट्रैक्टर दौड़ाते थे ऐसे ही चक्के से। ट्रैक्टर जब नहीं था तो उससे पहले गाय या बैल को दौड़ाया जाता था, उसमें बांध के 2 बैलों को एक साथ तो घुमाया जाता था चारों तरफ। इतना घुमाया जाता था कि ये जो धान लगे हुए जो उसके धान के फल हैं वो फल अलग हो जाए और बाकी जो शेष अवशेष है उसका हिस्सा वो अलग हो जाए। शेष अवशेष क्या हुआ, जैसे यहाँ से फल अगर अलग हो जाएगा इसमें से तो ये पूरा डंठल और उसकी डाली वगैरह वो अलग हो जाएगा। अब ये ट्रैक्टर दौड़ाते इतना दौड़ाया जाता था कि धान के पूरे जो फल होते हैं वो अलग हो जाते हैं और उसका जो शेष हिस्सा है जो बचा हुआ है डंठल डाली वगैरह वो अलग हो जाता है, लेकिन वो चिपटा हो जाता है क्योंकि ट्रैक्टर चल रहा है, गाय या बैल उस पर दौड़ाए जा रहे हैं तो वो चल रहा है तो वो चिपटा हो जाता है। अब उसमें से उसको कायदे से झाड़ लिया जाता है, तो फल को एक किनारे अलग कर दिया जाता है पूरा, जो बन जाता है हम लोगों का धान, स्पेशली धान होता है, धान के फल, और बाकी जो हिस्सा जो शेष अवशेष है वो निकाल के एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। इस शेष अवशेष को जो इकट्ठा किया जाता है इसी को बोला जाता है पुआल। ध्यान रखिए, इसी को बोलते हैं पुआल बोलते हैं। बड़े बड़े चट्टान पहाड़ों की तरह लग जाते हैं जिसके ढेर धान हो रहा है, मतलब 10 बीघा 5 बीघा खेत है, तो उनके पुआल जब इकट्ठे होते थे तो चट्टानों के जैसे खूब ऊंचाई पे हो जाते थे। गर्मी के समय में बच्चे जाकर के उन पुआलों के ऊपर चढ़ करके कूदते थे, खेलते थे, अंदर जाकर के छुपना होता था, है ना, लोग छुपी छुपाई वाला चोर पुलिस वाला खेल खेलते थे। तो पुआल गांव में बच्चों के खेल का एक आकर्षण का केंद्र होता था, क्योंकि जहाँ पे ये पुआल रखा जाता था वो बहुत ही अच्छी जगह होती थी, चिकनी फर्श की तरह होती थी, तो वहाँ किसी चीज़ का डर नहीं होता था कि यहाँ कीड़ा बिच्छू आएंगे या कुछ भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो शाम को बच्चे जाते थे, खेलते थे, तो एक केंद्र होता था, पूरे मोहल्ले के लड़के आ गए, एक जगह धान के चट्टा लगा हुआ इकट्ठा हुए, धान ढेर सारा पुआल लगा हुआ, वहाँ जा करके खेल रहे हैं बच्चे, तो इसको बोलते हैं पुआल बोलते हैं। इसका प्रयोग भी सीधे सीधे पशु चारे के रूप में होता था। पुआल इसीलिए लोग रखते थे कि पशुओं के चारे के रूप में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जाड़े के दिनों में यही पुआल जलाने के लिए काम आता था, इकट्ठा लोग कर लेते थे, भाई पुआल लेके आओ जलाया जाए, एक जगह बैठा जाता था। हमारे तरफ जब एक जगह जाड़े के दिनों में बैठने की प्रक्रिया चलती है उसको बोलते हैं कौड़ा बोला जाता था, लेकिन अब तो पता नहीं, अब तो ये परंपरा ही बंद हो गई, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है कि लोग किसी दरवाजे पे एक जगह आग जले और मोहल्ले भर के लोग आकर के बैठे, वहाँ पे कई सारी बातें हों, ऐसी परंपराएं अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब घर में ही लोग रूम हीटर लगा करके अकेले बैठ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बाजारवाद की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, बाजारवाद आपको क्या करेगा, आपको एकांतवासी बना देगा, अकेलापन आपके अंदर आ जाएगा। जैसे जैसे अकेलापन आएगा आप मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं आपके अंदर बदलाव होता चला जाएगा। एक दौर था जाड़े के दिनों में हर मोहल्ले में हर जगह आग जलाया जाता था, लकड़ी इकट्ठा की जाती थी, सब लोग मिल करके लकड़ी इकट्ठा करते थे, उसको कौड़ा बोला जाता है हमारे लोकल लैंग्वेज में, पूर्वांचल साइड में। तो पुआल का यूज वहाँ खूब होता था। पुआल लोग बांध करके बोझा, यानी एक एक बोझा लाते थे, रख देते थे कि आज यही जलेगा, और 1-2 घंटे जलता था, लोग आग तापते थे और बातें करते थे। वो हो गया पुआल। देखिए
इस पुआल का प्रयोग भी सीधे सीधे पशु भोजन के रूप में होता है, अभी भी होता है। गांव में अगर जो लोग पुआल अपना बनवाते हैं तो सीधे सीधे दे देते हैं। पुआल में क्या होता है, बस उठाया थोड़ा सा गठरी ले जा करके पशु के सामने डाल दिए, पशु चबा रहा है उसका। लेकिन पशुओं को चबाने में बड़ी मेहनत लगता था इसे, क्योंकि पूरा लंबा लंबा पुआल है। तो क्या हुआ कि इस पुआल को मशीन में ले जा करके छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा दिया जाता है। इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया, छोटे छोटे मतलब बहुत महीन महीन टुकड़ों में, 1 सेंटीमीटर से भी कम कटवा दिया जाता था। अभी भी काटने वाली मशीनें रखते हैं कुछ लोग गांव में, घर में अपने हाथ से मशीन रखते हैं चारा काटने वाली, जो हाथ से चलाते हैं, एक पीछे से डालते हैं और हाथ से चलाते हैं तो छोटा छोटा करता है। अब बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं कि बहुत सारे लोग पुआल को इकट्ठा कटवा देते हैं। तो जब इस पुआल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है ना, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों की 1 सेंटीमीटर से भी कम आकार होता है छोटे टुकड़ों का आकार, तो इसी छोटे छोटे टुकड़े कटे हुए पुआल को बोला जाता है भूसा बोला जाता है। तो भूसा बेसिकली पशुओं का वह चारा है जो छोटे छोटे टुकड़ों में हो, 1 सेंटीमीटर से भी कम उसका आकार हो, उसे बोला जाता है भूसा। तो धान से क्या निकल के आया, देखिए धान से बना पुआल और इसी पुआल से बन जाता है भूसा। तो धान से क्या बनता है, पुआल भी बनता है और भूसा भी बनता है, ध्यान रखिए। लेकिन जब हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं से पुआल नहीं बनता है, गेहूं से सीधे सीधे भूसा बनता है। गेहूं से सीधे बनता है भूसा। कैसे, गेहूं का जो फल है, जो पौधा है, सॉरी, ये गेहूं का पौधा है। तो इस गेहूं के पौधे को ले जा करके गठरी बना करके इकट्ठा करके रखा जाता है एक जगह। अच्छा, जो ये जगह है, इस जगह को बोलते हैं खलिहान, ध्यान रखिए, इस जगह को खलिहान बोला जाता है। हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में, जैसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं खरिहान बोलते हैं, ल की जगह र का इस्तेमाल करते हैं, खरिहान। ऐसे इस जगह को बोला जाता है खलिहान। तो गेहूं क्या होता है, जब गेहूं लाया जाता है खलिहान में, फिर उसको फैला करके उस पर ट्रैक्टर नहीं चलाया जाता। जो ट्रैक्टर चलाने की प्रक्रिया है, देखिए मैंने बताया, ट्रैक्टर या फिर उसको बैलों के माध्यम से 2 बैल बांध करके घुमाया जाता है, गोल 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 घुमाया जाए, खूब घुमाया जाएगा धान में। तो ये बैलों को जो घुमाने की प्रक्रिया है उसे बोलते हैं दावना। दावना हड़प्पा काल में मैंने बताया था, वो वैदिक काल में दावना इसी को बोलते हैं। दाव देना, खूब दावना, एक्चुअली में इसको दावना से ही दावना आ गया। इसको दाया जाता है, इसको धान के साथ हो रहा है। लेकिन गेहूं के साथ खलिहान में इकट्ठा तो किया जा रहा है बोझा बना करके, लेकिन इसको फैलाया नहीं जाता गेहूं को, और नहीं गेहूं के ऊपर ट्रैक्टर या बैल से दावा जाता है उसे, यानी उसके ऊपर दौड़ाया नहीं जाता, बल्कि सीधे सीधे मशीन आता है थ्रेसर। और थ्रेसर में जब हम सीधे गेहूं को डालते हैं, गेहूं के पूरे पौधे को ही डाल दिया जाता है खड़ा खड़ा, गठरी बना कर छोटे छोटे गठरी में सीधे सीधे खड़ा खड़ा जब उस पौधे को हम डाल देते हैं थ्रेसर में, तो वहां से 2 चीजें निकल के आती है। गेहूं अलग हो जाएगा, गेहूं का जो पूरा फल है अलग, और उसमें से छोटे छोटे वही पौधे का टुकड़ा निकल के आता है, तो उसे बोलते हैं भूसा। तो गेहूं से सीधे क्या बनता है, भूसा बनता है। गेहूं से पुआल की प्रक्रिया नहीं देखने को मिलती, गेहूं सीधे कन्वर्ट होता है भूसे में, तो हमें मिलता है भूसा। अब बचा कन्ना। एक चीज मैंने यहाँ बताया था ना, ये कन्ना है। ये कन्ना बनता है चावल। चावल कैसे, जो धान का जो फल होता है, धान के फल के ऊपर जो छिलका लगा होता है ऊपर, जब उस धान के फल को ले जा करके हम मिल में या धान कूटने वाली जो मशीन होती है जो चावल बनाती है उसमें जब डालते हैं, तो गेहूं धान के ऊपर का जो छिलका होता है, वही छिलका बिल्कुल आटे की तरह महीन हो जाता है। धान का फल है, फल को जब मशीन में डालते हैं तो धान के फल के ऊपर का जो छिलका है, धान के फल का छिलका, वो आटे की तरह महीन हो जाता है, आटे की तरह। यहाँ क्या है, भूसा क्या है, टुकड़े में है, टुकड़े के आकार 1 सेंटीमीटर छोटा है, लेकिन ये एकदम महीन, बिल्कुल भुरभुरा, आटे जैसे आटा हमारा होता है वैसे हो जाता है। तो इस धान के छिलका का जो आटे की तरह हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कन्ना बोलते हैं, इसको बोला जाता है कन्ना। अब इसको देखना है आप लोगों को, तीनों चीज के कहा हम देखें, कन्ना और भूसा कैसे समझ में आए। तो अभी धान का सीजन चल रहा है, जहाँ चूड़ा कूटने वाली जो मशीनें हैं, आप वहां जाएंगे तो वहां देखते हैं धान के छिलका ऊपर से निकलता है, तो वो छिलका कन्ना के रूप में ही कन्वर्ट होता है, और चूड़ा कूटने वाली मशीन पे खूब कन्ना नजर आता है। उसी कन्ने से वो आग जलाते हैं और धान को गर्म करते हैं चूड़ा के लिए। गेहूं के सीजन में आप देखेंगे तो गेहूं के सीजन में सीधे भूसा आपको नजर आ जाएगा, पुआल आपको गांव में भी नजर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों चीजों का प्रयोग, कन्ने का प्रयोग, भूसे का प्रयोग, पुआल का प्रयोग, तीनों चीजों का प्रयोग पशु चारे के रूप में होता है, ध्यान रखिए। कन्ना भी पशु चारे के रूप में इस्तेमाल होता है, पशु खाते हैं कन्ना को भी, भूसे को भी खाते हैं, पुआल को भी खाते हैं। इसी वजह से तीनों प्रयोग पशुओं के लिए हो जाता है। शैवालों का जो इस्तेमाल किया जाता है, इनकी जगह पे इस्तेमाल कर दिया जाता है। चारे के रूप में, भूसे के रूप में शैवाल का इस्तेमाल पशुओं के लिए कर दिया जाता है कई देशों में। तो अब आइए लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए। अगला हेडिंग हम लोगों ने डाला यहाँ पे, अच्छा मैं समझा रहा था। अब हेडिंग डाल लीजिए, पशु भोजन के रूप में। नंबर 2 मानव भोजन हो गया, दूसरा हो जाएगा पशु भोजन के रूप में।
पशु भोजन के रूप में। ठीक, लिखिए समुद्री शैवालों को अनेक देशों में भूसे, देखिए भूसा का इस्तेमाल हो गया, बस इसी शब्द के लिए मैंने इतना लंबा आप लोगों को समझाया, क्योंकि भूसा से जुड़ा हुआ शब्द पुआल भी था, कन्ना भी था, तो पूरी प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। कन्ना क्या होता है ये भी समझ में आ गया कि धान का जो फल होता है, फल के ऊपर छिलके लगे होते हैं, जब छिलका हटाते हैं तब नीचे चावल नजर आता है, तो वही छिलका जब मशीन में डालते हैं तो महीन आटे की तरह हो जाता है कन्ना। धान के पूरे पौधे को जब हम फैला देते हैं, फैला करके उस पर ट्रैक्टर दौड़ाते हैं या दो बैलों को बांध करके दौड़ाया जाता है, हालांकि अब बैल वाला जमाना चला गया तो ट्रैक्टर से ही होता है, तो धान का फल अलग हो जाता है और बाकी शेष हिस्सा अलग हो जाता है, तो शेष हिस्से को बोला जाता है पुआल। उसी पुआल को मशीन में डाल करके जब छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया जाता है तो उसे बोला जाता है भूसा। ठीक है, इसी गेहूं के बारे में मैंने बताया, क्योंकि गेहूं के पौधे से पुआल नहीं निकलता है, सीधे मशीन में डालते हैं गेहूं को, तो उसका गेहूं वाला हिस्सा अलग हो जाता है और बाकी हिस्सा छोटे छोटे टुकड़ों में निकल जाता है, तो उसी को बोलता है भूसा बोला। तो गेहूं से सीधे भूसा बनता है, धान से पुआल भी बनता है, भूसा भी बनता है और कन्ना भी बन जाता है। क्लियर? तो शैवालों, अनेक देशों में शैवालों को अनेक देशों में भूसे अथवा चारे की तरह पशुओं को खिलाया जाता है। अच्छा यहाँ देखिए, पशु भोजन के रूप में जब होता है तो चारा को बोला जाता है फोडर, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, FODDER, फोडर बोलते हैं। पशु चारे को बोला जाता है फोडर बोला जाता है, या मछली के भी चारे को फोडर ही बोला जाता है, बस ध्यान रखिए। जो भी चारा देंगे, चाहे मछली को देंगे या पशु को देंगे, तो फोडर के रूप में इस्तेमाल होता है। तो कई सारे देशों में समुद्री शैवालों को भूसे अथवा चारे की तरह, मैंने भूसा समझा दिया ना, उसी की तरह खिलाया, जैसे भूसा देते हैं हम लोग खाने के लिए वैसे ही खिलाया जाता है। जैसे कुछ शैवाल पशुओं को खिलाया जाता है, जैसे लेमिनेरिया फ्यूकस, कामा लगा लीजिए, जैसे लेमिनेरिया फ्यूकस, अलग अलग सवाल है ये, फ्यूकस, एस्कोफिल्लम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एस्कोफिल्लम, सारगासम, एल्वेशिया, माइक्रोसिस्टिस आदि को फ्रांस, चीन, जापान, स्कॉटलैंड आदि देशों में चारे की तरह, पशु चारे की तरह प्रयोग किया जाता है। पशु चारे की तरह प्रयोग किया जाता है। अब आपके ये दिमाग नहीं होना चाहिए कि सारगासम तो मानव भी खाते हैं, मैंने यहाँ लिखा है ना सारगासम, इसको मानव भी खाते हैं। लेमिनेरिया का भी प्रयोग मानव के द्वारा किया जाता है ऐसे सवालों का, तो मानव भी खाए, पशु भी खाए। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि अभी आप हरी सब्जी से पालक आप भी खाते हैं, पशुओं को देते हैं, खाते हैं, गोभी आप भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, आलू आप भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, जितनी भी सब्जियों का नाम ले लीजिए, गाजर, मूली, टमाटर, धनिया, मिर्चा, सब आप भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, दोनों लोग खाते हैं, बस वही चीज़ समझिए। मानव खाता है तो उसको अलग फार्म है, ऐसा नहीं है कि मानव सीधे सीधे खा जाता है, वो बनाता है अपने अकॉर्डिंग खाने लायक मानव के, फिर खाता है। पशुओं को ऐसे दे दीजिए, खा लेते हैं। ये पशु चारे के रूप में क्या होता है, ये सीधे सीधे इसको खा लेते हैं पशु, उनको काट करके दिया जाए, चारा बना करके वो खा लेते हैं, तो पशु चारे के रूप में इस्तेमाल किया। इसमें कुछ सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे माइक्रोसिस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, एस्कोफिल्लम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, कई सारे सवाल इसमें मैंने बताया। अच्छा, कई सारे सवाल ऐसे होते हैं कि जिन्हें देने से पशुओं को उनके दूध में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। अब आपको पता है कि फैट दूध में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डेयरी पे दूध लेके जाते हैं तो डेयरी वाले आपके दूध को देख करके दाम नहीं लगाते हैं कि दूध आपका बहुत सफ़ेद अच्छा नजर आ रहा है, वो फैट को ना मापते हैं आपके दूध में कि आपके दूध में फैट की मात्रा कितनी है। फैट की मात्रा तय होती है, फिर आपका दाम तय होता है दूध का कि इतने रुपए प्रति लीटर हम लेंगे आपको। तो दूध में फैट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजारवाद से जो ही हम जुड़ेंगे। डेयरी उद्योग क्या है, बाजारवादी सिद्धांत पे काम कर रहा है, नफे और मुनाफे सिद्धांत पे। वो आपसे दूध लेगा तो चाहेगा कि आपके दूध से ज़्यादा हम नफा कमाएं, और दूध से ज़्यादा नफा तभी होगा जब आपके दूध में फैट की मात्रा अधिक हो, क्योंकि उसी फैट से ही क्रीम बनेगा, मक्खन बनेगा, पनीर बनेगा और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं उसी फैट से। चीज़ आप लोग खाते हैं,
मक्खन आप लोग देखते हैं, ब्रेड मक्खन आजकल खूब चलन में चल रहा है। चीज़ भी आपका आजकल खूब चलन में चल रहा है, हर जगह चीज़ डाल के दे रहे हैं। चीज़ भी दूध से ही बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दूध से ही बनने वाली हैं। तो दूध में जितना ज़्यादा फैट रहेगा उसका इस्तेमाल उतने जगह किया जा सकता है, उतने ज़्यादा किया जा सकता है। इस वजह से डेयरी वाले फैट की मापन करते हैं। जबकि आप गांव में अपने आसपास पड़ोस में दूध देते हैं तो आपके दूध सिर्फ आपके विश्वास से ले लेते हैं कि दूध प्योर है, हाँ प्योर है, दे दीजिए। वो फैट नहीं मापेंगे कि आपके दूध में फैट की मात्रा क्या है। क्योंकि गांव के लोग घरेलू उद्योग के लिए, घरेलू कामों के लिए, सिर्फ उद्योग नहीं बल्कि घरेलू उपयोग के लिए दूध का इस्तेमाल करते हैं। आपसे दूध लेते हैं, उद्योग के लिए इस्तेमाल नहीं करते कि आपका दूध लेकर के कुछ बना करके बेचेंगे, वो ऐसा नहीं होता। लेकिन डेयरी वाले आपके दूध का प्रयोग औद्योगिक स्तर पे करना है, उनको दूध को बेचना है। तो दूध में से क्रीम निकाल करके बाकी दूध भी बिक जाता है उनका। ऐसा नहीं कि दूध खराब हो जाता है। जो दूध पीने लायक नहीं होता है, जिसको फेंक देना चाहिए, उस दूध को भी पैकेट करके बेच देते हैं। बाकी जो दूध का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्रीम वगैरह, वो सब निकाल लेते हैं। तो कहा जाता है कि कुछ शैवाल ऐसे हैं जिनको खिलाने से भैंस या जो दूध है पशुओं के, उन पशुओं के दूध में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये भी कहा जाता है कुछ शैवाल ऐसे हैं जिनको खिलाने से मुर्गियों के अंडे में आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है। मुर्गियों के अंडे में जो पौष्टिकता है वो ज़्यादा आ जाती है। कुछ शैवाल तो ऐसे जिनके खाने से मुर्गियों में अंडा देने की संख्या बढ़ जाती है। जैसे आजकल देख रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे फॉर्म आ गए हैं जिसमें मुर्गियां पाले जाते हैं, मुर्गियां पाली जा रही हैं। तो उसमें ऐसी मुर्गियां पाली जा रही हैं जो अंडा दे रही हैं, लगातार 200 अंडा दे रही हैं, पर डे 2 अंडा दे रही हैं। फिर बाद में पता चला 200 अंडा पूरा हो गया, मुर्गी का लाइफ खत्म, फिर वो मुर्गी किसी काम की नहीं है, उसको बेच देते हैं या फिर मर जाती है। तो सब कुछ आप देखेंगे बाजारवाद के सिद्धांत ने सब कुछ आर्टिफिशियल बना दिया है, आपके जीवन को इस तरीके से कर दिया है कि आप अब उसके चंगुल से बच नहीं सकते। अंडा देने वाली मुर्गियां पैदा की जा रही हैं। पहले क्या होता था, मुर्गियां जो देसी मुर्गियां होती थी, अंडा दी, 2 महीना रेस्ट करेंगी, फिर 2 महीना के बाद फिर अंडा दिया, ऐसे करके। अब क्या होता है, लगातार 6-6 महीना तक मुर्गियां अंडा दे रही कंटिन्यू। क्योंकि बेचना है, हमें ज़्यादा अंडा चाहिए, तो हम ऐसे चीज़ें पैदा कर रहे हैं, हाइब्रिड ला रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। ऐसी पशु, अब ऐसे ऐसे पशु आ गए हैं जो दूध 40-40 लीटर दे रहे हैं दूध। सोचिए, उन दूध बढ़ाने के लिए, दूध की मात्रा, फैट बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है पशुओं को, कि फैट की मात्रा ज़्यादा हो, ज़्यादा कीमत मिले हमें। हमें उस जानवर से कोई लगाव नहीं रह गया है कि जानवर को कितना नुकसानदेह होगा ये इंजेक्शन। हमें चूंकि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है उस जानवर से, तो हम इंजेक्शन देते हैं, उसको वो चीज़ें खिलाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, दूध की मात्रा बढ़े। वो जो ही दूध देना बंद कर देते हैं, फिर उसको उठा करके बेच देते हैं, चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप जानेंगे और थोड़ा डीप में जाएंगे तो आपको दुनिया की हकीकत पता चलेगी कि एक्चुअल में जो बातें हो रही हैं वो क्या है और हकीकत क्या है। तो अच्छा लिखिए, कुछ चीज़ें और इसमें लिखिए। ऐसा पाया गया है कि जिन मुर्गियों को एस्कोफिल्लम और फ्यूकस मिश्रित चारा दिया गया, उनके अंडों में आयोडीन की प्रचुर मात्रा मिली। अब सोचिए, मुर्गियों में एस्कोफिल्लम और फ्यूकस को मिला करके चारे के रूप में मुर्गियों को दिया जा रहा है, तो उनके जो अंडे आ रहे हैं पौष्टिक अंडे हो रहे हैं, आयोडीन खूब बढ़ गया। और अंडा में बहुत सारी पौष्टिकता मिलती है, इसीलिए अंडा सभी लोग खाते हैं। इसमें अंडा मतलब वो चीज़ें नहीं रह गया कि अंडा वेज है नॉन वेज, अंडा को सब लोग खाते हैं। एक तरीके से अंडा वेजिटेरियन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि अंडा में पौष्टिकता की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो सब लोग खा रहे हैं अंडा जम करके। भारत में सबसे ज़्यादा अंडा खपत होता है, खूब अंडा खाते हैं लोग। आखिर आएगा कहाँ से इतना अंडा? तो फिर हमने तैयार किया हाइब्रिड मुर्गियाँ, जो अंडा देने वाली मुर्गी हो, लगातार अंडा दे रही हैं, एक दिन में 2 अंडा दे रही हैं, और लगातार 6-6 महीना तक अंडा दे रही हैं, कंटिन्यू अंडा दे रही हैं। सोचिए क्या हालत होगी मुर्गी की। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। इसी प्रकार समुद्री शैवालों से पशुओं के दूध में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। समुद्री शैवालों से पशुओं के दूध में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। समुद्री शैवालों
से पशुओं में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। मैंने बताया कि फैट क्यों जरूरी है दूध में। दूध जब हम बेचेंगे तो फैट अधिक होना ही चाहिए, हमें दाम अधिक मिलेगा। जहाँ 60 रुपया लीटर दूध मिल रहा है, फैट की मात्रा अधिक होगा तो आपका दूध का दाम 65 लग जाएगा, 70 लग जाएगा। इसलिए डेयरी पर आप दूध लेके जाएंगे तो जरूरी नहीं कि वहाँ फिक्स रेट नहीं रहता डेयरी पे, आपका फैट माप के ही आपका दूध का दाम तय किया जाता है। वहाँ पे इतने रुपए प्रति लीटर लेंगे। ऐसा नहीं कि डेयरी वाला लिख दिया आज 60 रुपया लीटर दूध आपसे लिया जा रहा है तो जो भी लेके जाए 60 रुपये नहीं। फैट नापेंगे तो किसी को 60, किसी को 65, किसी को 50 भी हो सकता है, किसी को 40 भी हो सकता है। जैसा दूध में जैसा फैट रहेगा वैसा। तो फैट की मात्रा बढ़ जाती है समुद्र शैवाल खिलाने से, लिखिए अधिक हो जाती है। लिख लीजिए पशु भोजन, पैराग्राफ से निकल लीजिए। पशु भोजन के रूप में, पशु भोजन के रूप में माइक्रोसिस्ट का प्रयोग सर्वाधिक होता है। माइक्रोसिस्टिस का प्रयोग सर्वाधिक होता है। माइक्रोसिस्टिस का प्रयोग सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। एक पॉइंट आप लिख लीजिए, जैसे जापान में पेल्वेशिया को गायों को खिलाया जाता है। पेल्वेशिया जो शैवाल है, पेल्वेशिया को गायों को खिलाया जाता है, गायों को खिलाया जाता है। ठीक, पशु भोजन के रूप में हो गया, यानी फोडर के रूप में। ऐसे फोडर के रूप में क्या होता है, जो मछलियां हैं या जलीय जंतु हैं। तो तीसरा नंबर लिख लीजिए, मछलियां तथा जलीय जंतुओं के भोजन के रूप में, भोजन के रूप में। यहां भी क्या होगा, इसको अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो यहां भी क्या होता है, मछलियों के लिए भी इस्तेमाल फोडर ही करते हैं। तो एज फोडर ऐसे लिख लीजिए, एज फोडर फॉर फिश एंड, जो जलीय जंतु होते हैं बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल। जलीय शब्द के लिए एक्वेटिक इस्तेमाल किया जाता है, एक्वेटिक एनिमल। कुल मिला के मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि फोडर शब्द ही इनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ चारा लग गया, चाहे मछलियों का चारा हो चाहे वो जानवरों का चारा हो, फोडर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बस 2 पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। जैसे लिख लीजिए, जलीय जंतुओं के रूप में, इनके चारे के रूप में डायटम का इस्तेमाल किया जाता है। डायटम, हाइड्रोकोलियस, हाइड्रोकोलियस, ये इनका इस्तेमाल, दोनों जो इनका इस्तेमाल यहाँ लिख लीजिए। इनका जो है कि इस्तेमाल या इनका पालन मछली केंद्रों पर किया जाता है, मछली केंद्रों पर किया जाता है ताकि मछलियों को चारा के रूप में इस्तेमाल हो सके। हाइड्रोकोलियस और डाइटम का योग जहाँ भी मछली केंद्र होते हैं वहाँ जरूर इनको करते हैं ताकि मछली इनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मछलियों को भोजन लगातार मिलते रहे। इसी प्रकार एक पॉइंट और लिखिए, क्लेडोफेरा, क्लेडोफोरा रहेगा, और पीथोफोरा, पीथोफोरा व उडोगोनियम, उडोगोनियम भी मछली चारे के रूप में, मछली चारे के रूप में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक, तो मछलियों के रूप में इतने शैवालों का यूज होता है, बस ध्यान रखना है कि मछली चारे के रूप में ये शैवाल यूज होता है। तो ये तो हो गया भोजन के रूप में हम लोगों का पहला पॉइंट कंप्लीट। आज दूसरे पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट होगा कृषि के क्षेत्र में। यहाँ भी शैवाल खूब लाभदायक है, खेती की उर्वरता शक्ति को बढ़ाती है। खाद के रूप में कई शैवालों का प्रयोग किया जाता है। जो क्षारीय भूमि होती है, क्षारीयता कम करती है शैवाल। तो शैवाल कई जगह पे, नीलहरी शैवाल, बाकी कई सारे शैवाल हैं जो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करती है। मैंने चर्चा किया था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने से क्या होता है, भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। क्योंकि जो पौधे होते हैं वो सीधे सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते बल्कि नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो उसके लिए जरूरी होता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करें, फिक्सेशन करें, नाइट्रोजन को तोड़ें, उसको स्थिरीकरण करें, नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलें। तो इससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। जो पौधे होते हैं, पौधे में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो दूसरा हेडिंग डालेंगे। दूसरा हेडिंग क्या होगा, हम लोग ए था तो अब बी हम लोग डालेंगे। वो ए के अंतर्गत 1 2 3 चला, अब बी में हम लोग देख लेंगे कृषि में महत्व, कृषि में महत्व। तो पहला क्या, बस पॉइंट बनते चलिए। लेकिन पहला मैंने बताया कई सारे शैवाल
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाम पूछता है कई बार, कौन से सवाल करते हैं, तो लिखिए कई सवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जैसे आसिलेटोरिया, प्रिंसिपस, एक सवाल ये भी है, प्रिंसिपस, एनाबीना, फार्मीडियम इत्यादि कर लीजिए। ये सवाल क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो उच्च श्रेणी के जो पौधे हैं उनमें सिम्बायोटिक रूप में रहते हैं, सहजीवन भी प्रदान करते हैं। कई सारे पौधे हैं जिनके जड़ों में रह करके सहजीवन प्रदान करते हैं। तो लिख लीजिए कुछ शैवाल, ऐसे लिख, कुछ नीलहरित शैवाल, बेसिकली नीलहरित शैवाल, कुछ नीलहरित शैवाल जैसे नास्टक एवं एनाबीना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं दोनों। एनाबीना उच्च श्रेणी के पौधों के ऊतकों में रहते हैं, टिश्यू में रहते हैं। जैसे उच्च श्रेणी के पौधे कौन है, एंथोसिरोस, एजोला तथा साइकस में। अब ये क्या करते हैं, इनके ऊतक यानी जड़ों में भी रहते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इनके साथ सहजीवन यानी सहजीवी, सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, खूब हमने डिस्कशन कर लिया है। आगे हम लोग जब लाइकेन पढ़ेंगे तो वहाँ फिर से सिम्बायोटिक रिलेशन की बातें होंगी, यानी ऐसा संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे को हानि न पहुंचाए, दोनों को एक दूसरे से लाभ हो। जिसके ऊतक में रह रहे हैं उच्च श्रेणी के पौधों में, जैसे एजोला हो गया या साइकस वगैरह के पौधों में, तो उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे बल्कि उनसे कुछ लाभ प्राप्त करेंगे और उनको कुछ लाभ प्रदान करेंगे, उसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। तो ये लिखिए, इसमें लिख लीजिए, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके सहजीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रखिए, तो ये भी क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन, ये नीलहरित शैवाल, नास्टक और एनाबीना। ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न ऐसे पूछता है ऐसे ही कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन से हैं। दो नाम थे तो खूब बहुत चर्चा में रहता है, खूब अक्सर यहीं से पूछता है। एनाबीना भी करता है, नास्टक भी करता है। इसके अलावा ऊपर भी ध्यान रखिएगा, कुछ नाम मैंने लिखवाया है, आसिलेटोरिया याद रखिएगा, प्रिंसिपस याद रखिएगा, एनाबीना मैंने यहाँ लिखवा दिया है, फार्मीडियम ये लिखवा दिया है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले ये शैवाल है। ऐसे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, शैवालों का प्रयोग भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, जैसे वाक्स एक सवाल है, फिर अल्वा, केल्प्स, एंटेरोमोर्फा आदि। अब कैसे उर्वरता बढ़ाने का मतलब हो गया कि ये शैवालों को काट करके ले जा करके उस भूमि पे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो शैवाल सड़ जाता है उसमें, तो फिर उससे भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। यानी शैवाल में कई प्रकार के शैवाल टूटता है, उसको चीज़ों में तोड़ दिया जाता है, सड़ जाता है ना, जैसे खाद बना करके। अभी भी गाँव में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो वेस्टेज होते हैं पौधों के, वो ले जा करके अपने खेतों में डाल देते हैं। बारिश होता है, पानी भर देते हैं, उसमें फिर गोबर वगैरह डाल देते हैं। वो सड़ता है, सड़ने से क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, प्रक्रियाएं होती हैं, तो जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है।
तो शैवालों का भी प्रयोग ऐसे ही किया जाता है, उनको सड़ाया जाता है शैवालों को ले जाकर के खेतों में, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ध्यान दें, ये बोलते हैं ना कि ये जो है कि जो तरीका है जिसमें रसायन रहित तरीका है, इसमें केमिकल रहित तरीका है, कोई भी केमिकल नहीं होता है। इसी प्रकार लिखिए कि इसके अलावा लेमिनेरिया, इसके अलावा लेमिनेरिया, फ्यूकस, एस्कोफिल्लम, सारगासम आदि भी खाद के रूप में प्रयोग होते हैं। वही चीज़ है, खाद के रूप में बस वही है, जैविक उर्वरक जिसे बोलते हैं। इनका प्रयोग जैविक उर्वरक के तौर पे होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए जैविक उर्वरक। यहाँ भी ऊपर ये जो है, ये भी जितने भी शैवाल हैं उनका जब भी उर्वरक के रूप में प्रयोग करेंगे उर्वरता बढ़ाने के लिए, ये भी एक प्रकार के जैविक उर्वरक की तरह काम करते हैं। इसमें रसायन का प्रयोग नहीं होता। इसे हम लोग यूरिया इस्तेमाल करते हैं आजकल, डीएपी इस्तेमाल करते हैं, ये सब रासायनिक खाद है। ये जैविक उर्वरक वाले खाद हैं, जिससे भूमि को कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ ही होगा। जैसे आयुर्वेदिक दवाएं हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इस्तेमाल करिए आयुर्वेदिक दवा, आपको कोई हानि नहीं होगा। अगर लाभ नहीं भी होगा तो हानि नहीं होगा, इसकी गारंटी है। लेकिन एलियोपैथ अगर इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी दवा, तो लाभ होगा कि नहीं होगा, लेकिन हानि होगा, इस बात की गारंटी है। लाभ होगा तब भी आपको कहीं ना कहीं हानि करेगा, नहीं लाभ होगा तब भी आपको हानि करेगा। ऐसे ही जैविक उर्वरक है, आप भूमि में इस्तेमाल करिए, लाभ भले न हो लेकिन हानि नहीं होगा, इस बात की गारंटी होती है। तो खाद के रूप में इस्तेमाल होते हैं ये सब। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा लेमिनेरिया, इसका प्रयोग और भी जगह हो रहा है, तो खाद के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है? जैसे चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो खाद के रूप में मतलब मैंने क्या बताया, इसको ले जा करके खेतों में फेंक दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है खेत में। अब ये सड़ जाते हैं, जब सड़ते हैं तब ये भूमि की उर्वरा शक्ति पे फायदा पहुंचाते हैं, तो ये खाद बन जाता है एक प्रकार से। तो उनको कई प्रोसेस में ले जा करके, कई प्रक्रियाओं के माध्यम से खाद इसे ले जाके खेत में फेंक दिए, या फिर अपने जगह उसको कंपोस्ट किया जाता है, काट करके खाद बनाया जाता है, फिर ले जा करके खेत में डाला जाता है ना। उसमें और भी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, गाय के गोबर वगैरह के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ये होता क्या है, जब सड़ता है तो उसमें केचुए पैदा होते हैं। जब केचुए होते हैं तो कंपोस्ट करते हैं ना, केचुए जमीन के अंदर पूरा भूमि के पूरा एक प्रकार से जोत देते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर देते हैं। इससे भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। तो केचुए के अंदर से निकलता है मल के रूप में, केचुए फिर मट्टी खाते हैं, मट्टी भी निकालते हैं मल के रूप में। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं खेत के अंदर घटती हैं। ऐसे जीवाणु पैदा होते हैं इनको डालने से खेतों में, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं। इस वजह से भूमि की पैदावार ही बढ़ती है। खाद के रूप का मतलब यही होता है, खाद हम डालते हैं तो उसका काम वही होता है, जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से भूमि की उर्वरता को बढ़ा देती है। ऊसर भूमि को उर्वर बनाने के लिए ये सब बहुत अच्छी चीजें मानी जाती है। आप लोग देख रहे हैं आजकल जिस प्रकार से हम खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक खादों का, जितनी दवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं, इससे खेत धीरे धीरे ऊसर होती जा रही है। ऊसर का मतलब होता है ऐसे खेत जो उपजाऊ न रहे, बंजर खेतें होती जा रही हैं, जिसमें किसी प्रकार की पैदावारी नहीं हो रही है। तो उनको फिर से एक समय ऐसा आएगा जब हमें उर्वरक खाद की तरफ बढ़ना होगा, उर्वरक खाद इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि भूमि की ऊसरता को दूर किया जाए, उसकी उर्वरता को बढ़ाया जाए, फिर से भूमि उपजाऊ हो जाए। उर्वरक डालने से, जैविक उर्वरक डालने से भूमि का उपजाऊपन ये और बढ़ेगा धीरे धीरे। फिर यही प्रक्रिया आएगी। नहीं तो एक समय आएगा कि ऊपर की पूरी मिट्टी हटाइए फिर दूसरी मिट्टी डालिए, तो ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। किसानों की बस की बात नहीं है कि मिट्टी उपजाऊ मिट्टी ला लें, उनके बस की यही बात है कि फिर खेती किसानी में बैल पाले, गाय पाले, है ना, भैंस पाले, जानवर पाले खूब ढेर सारा। उन्हीं जानवरों का जो गोबर है उसको ले जा करके खेतों में डालें, फिर चारे के रूप में शैवालों का प्रयोग ले जा करके सड़ा करके खेतों में डालें, जिससे कि जो ऊसर भूमि है वो उर्वर हो जाए। यानी ऊपर की जो भूमि जो ऊसर हो चुकी है, उसी भूमि को उर्वर बनाने का काम ये खाद करते हैं। ध्यान रखें, जब हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, पैदावार तो बढ़ा दिए हैं भले, लेकिन वो भूमि की उर्वरता शक्ति को कम करती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि फिर रासायनिक खाद काम करना ही बंद कर देगा उस पर। जैसे आप लोग सुने होंगे कि कई सारी अंग्रेजी दवाएं ऐसी होती हैं जो कई सारे रोगों में आप खूब ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, तो फिर वो अंग्रेजी दवा उस रोग में काम करना ही बंद कर देता है। आप जितना भी खाएंगे आपको फायदा ही नहीं करेगा वो दवा। तो डॉक्टर बोल देता है कि इस दवा का सेवन इतना ज़्यादा हो गया है कि ये दवा अब काम ही नहीं करेगी आपको इस रोग में। फिर आप बढ़ते हैं किधर, आयुर्वेद की तरफ, कि हमें आयुर्वेदिक दवाएं चाहिए। बस वही चीज़ ध्यान रखिए, ये आयुर्वेद है पूरा भूमि के लिए, आयुर्वेदिक दवाएं है उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए। जो हम आज यूरिया और डीएपी वगैरह जितने भी इस्तेमाल करते हैं, पोटास वगैरह जो भी खादें, वो एलोपैथिक है। जो अभी तो लग रहा है जैसे हम खाते हैं अंग्रेजी खूब फायदा कर रहा है, खूब फायदा कर रहा है, लेकिन खूब ज़्यादा खा लेंगे अंग्रेजी दवा तो एक समय काम करना बंद। वैसे ही खूब ज़्यादा जब रासायनिक खादों का प्रयोग हो जाएगा खेतों में, तो फिर वो काम करना बंद हो जाएगा।
फिर हमें आना होगा इधर नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाओ। ठीक, लेमिनिया वगैरह खाद की तरह प्रयोग होता है। लिखिए, कैल्शियम की कमी वाले, पैराग्राफ चेंज कर करके लिखते जाइए, आप ऐसे बिंदु बनाकर भी लिख सकते हैं जिससे कि चीज़ें पॉइंट्स पर जाए। कैल्शियम की कमी वाले, कैल्शियम की कमी वाले मिट्टी में कारा एवं लिथोफिल्लम का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, उपयोग किया जाता है। जहां कैल्शियम की कमी होगी वहां कारा एवं लिथोफिल्लम का उपयोग करते हैं, ऐसे खेतों में जिसमें कैल्शियम की कमी। पैराग्राफ चेंज करके, चावल के खेतों में नील हरित शैवालों का प्रयोग करने से इसकी पैदावारी 30% तक बढ़ सकती है। फिर लिखिए, भूरे एवं लाल शैवालों में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है, कमा लगा लीजिए। लिखिए, भूरे लाल तथा नील हरित शैवालों का मिश्रण के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, जिसका प्रयोग ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखें, जिसका प्रयोग भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है। नील हरित शैवालों के प्रयोग कई जगहों पर होता है, जैसे खास तौर से ऐसी भूमि जो अनुपजाऊ हो चुकी है। ऊसर मतलब हो गया कि ऐसे जहाँ पे पैदावार नहीं हो रही, तो वहाँ पे नील हरित शैवाल, फिर जो है कि लाल भूरे शैवाल, उनको मिक्स करके दिया जाए तो उनकी भूमि बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। ऐसे ही कुछ और चीज़ें लिख लीजिए, उपजाऊ बनाई जाती है। लिखिए, साइटोनीमा नास्टाक तथा एनाबीना भूमि का पीएच मान कम करती है। पीएच मान कम करने का मतलब क्या होगा? जिस भूमि का पीएच मान ज्यादा होगा इसका मतलब कि भूमि बहुत ही क्षारी भूमि है। तो प्रश्न पूछता है कि क्षारी भूमि में क्षारीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साइटोनीमा का, नास्टक का और एनाबीना का। यहाँ लिख लीजिए, कम करते हैं। अर्थात ये भूमि की क्षारीयता कम करती है, इससे भूमि उपजाऊ बनती है, ध्यान रखिएगा, भूमि न तो बहुत ज़्यादा क्षारी होना चाहिए, न तो बहुत ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अम्लीय भूमि भी अनुपजाऊ होता है, बहुत ज़्यादा क्षारी भूमि भी अनुपजाऊ होता है। तो एक बैलेंस में होना चाहिए। जब बैलेंस में रहेगा तो भूमि उपजाऊ होती है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, क्षारीयता कम करने वाले साइटोनीमा, नास्टक और ये, इससे भूमि क्या होती है? उपजाऊ होती है। लिखिए, दक्षिण कोरिया में अम्लीय, अब ये देखिए यहाँ बात कर रहे थे हम लोग क्षारी की, अब ये अम्लीय है। दक्षिण कोरिया में अम्लीय अनुपजाऊ भूमि को
पोलोसाइटा के द्वारा, पोलोसाइटा ये शैवाल है, पोलोसाइटा के द्वारा खेती योग्य बनाया जाता है, खेती योग्य बनाया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा भूमि अम्लीय है तो वहाँ तो ओलोसाइटा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो लिखवाया है कि ये भूरे लाल शैवाल तथा नील हरी शैवालों का मिश्रण का भी प्रयोग करते हैं अम्लीय भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने के लिए। यहाँ पे लिख लीजिए भूरे लाल प्लस नील हरी शैवालों का प्रयोग, नील हरी शैवालों का प्रयोग किया जाता है। जिस भूमि में कैल्शियम की कमी हो उसमें लिथोफिलम मिलाया जाता है। तो लिख लीजिए जिस भूमि में कैल्शियम की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो उसमें लिथोफिलम शैवाल है ये, और कारा, लिथोफिलम और कारा मिलाया जाता है, मिलाया। एक वैज्ञानिक है थीवी, उन्होंने बताया कि जो लोग भिंडी की खेती करते हैं, भिंडी की खेती को उनको उपजाऊ बनाना है तो खाद्य के रूप में शैवाल का प्रयोग करें, भिंडी कई गुना ज़्यादा पैदावारी बढ़ जाएगी। तो लिख लीजिए थीवी कहते हैं कि भिंडी की उपज बढ़ाने के लिए, भिंडी की उपज बढ़ानी हो तो शैवाल मिश्रित खाद्य का प्रयोग करें। उपज बढ़ानी हो तो शैवाल मिश्रित खाद्य का प्रयोग करें, शैवाल मिश्रित खाद यानी फर्टिलाइजर, खाद का प्रयोग। ये तो हो गया कृषि में कितने इंपॉर्टेंट है शैवाल। अम्लीय भूमि को सही करने के लिए भी शैवाल का प्रयोग किया जाता है, क्षारीय भूमि को सही करने के लिए शैवाल का प्रयोग करते हैं। शैवाल का प्रयोग खाद्य के रूप में होता है, उर्वरक की तरह प्रयोग किया जाता है, जैविक उर्वरक के रूप की तरह प्रयोग होता है शैवाल का प्रयोग। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहीं रहने देते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पॉइंट्स बचे हुए आगे औषधि के रूप में, फिर आगे औद्योग इंडस्ट्री के रूप में, उससे हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए